नमस्कार साथियों, स्टडी इन मोबाइल के DSSB TGT कोर्स की हिस्ट्री क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज फोर्थ क्लास अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले 5 मिनट में पिछली जितनी क्लासेस में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है उसको एक साथ रिकैप करते हैं। उसमें मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा, पर एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। कहाँ से शुरू हुए थे हम? 610 ईस्वी इस्लाम आया। आने के बाद भारत की तरफ जो आक्रमणकारी आए, सबसे पहले कासिम, कौन था? अरबी। उसके बाद 711 ईस्वी में आया था कासिम। उसके बाद आए तुर्की। तुर्कियों से पहले महमूद गजनवी। गजनवी के बाद अगला आया था गौरी, मोहम्मद गौरी, जिसको हम शिहाबुद्दीन भी बोलते हैं। शिहाबुद्दीन गौरी इसका मेन नाम था, मूल नाम इसका। महमूद गजनवी कब आया था? 711 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 1711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए थे। उसके लगभग 300 सालों बाद 1000 ईस्वी से गजनवी का आतंक इधर स्टार्ट हुआ। आगे गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया, उसके बारे में बात की थी हमने। फिर गौरी आए। गौरी गजनवी के प्रदेशों को पर शासन करते हैं। भारत के अंदर दिल्ली, मुल्तान जैसी जगहों पे आके इन्होंने अपना एक राज जमाया। पीछे गौर प्रदेश और गजनवी प्रदेश दोनों को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए अपना एक दास इन्होंने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में उसको यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। उससे पहले गौरी ने 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा था, और उसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में हार हुई थी गौरी की। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के भारत पर अपना राज स्थापित करता है। और बात की थी हमने कल पिछली क्लास में कि तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत की इतिहास, एक तरह से भारत का इतिहास बदल गया, क्योंकि भारत तब जो गुलाम हुआ, आजादी मिली सीधी जाके 1947 में। गौरी के बाद में हम आगे बढ़े तो गौरी का एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पे काबिज होता है। लाहौर को इसने मेन केंद्र बनाया अपनी सत्ता का। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कुछ जो नोटेबल चीजें हुई उसके बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक बनाई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में बनाया गया। इसके बाद ऐबक के टाइम पे इसका एक गुलाम था इल्तुतमिश। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी दिल्ली सल्तनत में। गुलाम वंश के अंदर सबसे पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी कि ऐबक को जो चीजें करने का समय नहीं मिला, 1206 से लेकर 1210 तक बहुत कम, सिर्फ 4 साल के लिए राज कर पाया था ऐबक। सल्तनत को उतना कंसोलिडेट नहीं कर पाया था, सुल्तान की पदवी नहीं उठाई थी, खुतबा नहीं पढ़वाया था। इसके अलावा सिक्के भी अपने नाम के नहीं डलवाए थे। एक उसकी उपाधि और थी लाख बख्श। इल्तुतमिश इसके बाद इसका दास और इसका दामाद भी राजा बना। इल्तुतमिश 1210 में राजा बना, 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, दिल्ली को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। और इल्तुतमिश के शासन के समय कुछ सुधार किए गए। क्या थे वो सुधार? उनमें सबसे पहला था एक दल बनाया गया था जो था चालीसा। चरगान भी बोलते हैं, तुर्कान चहलगामी भी बोला जाता है। क्या था ये? 40 लोगों का समूह था, 40 सबसे प्रभावशाली लोग दिल्ली सल्तनत में उस समय। इन आमिरों के ग्रुप पे इल्तुतमिश इसके भरोसे के व्यक्ति थे बेसिकली ये सारे चालीसा। और इसके बाद इसके द्वारा कुछ सिक्के निकाले गए थे जो थे, एक तो था टंका, चांदी का टंका, और गिट्टल या जित्तल, तांबे के सिक्के थे। इस तरह से इल्तुतमिश के शासनकाल की ये मेन कुछ हाइलाइट्स थी। इल्बरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। मंगोलों का आतंक स्टार्ट हो चुका था बॉर्डर्स पे, और जलालुद्दीन मंगवरनी, याद होगा आपको पहली क्लास में बात की थी, ख्वारिज्म का शाह जलालुद्दीन मंगवरनी भाग के भारत की तरफ आया चंगेज खां के खौफ में। चंगेज खां उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको शरण ना देते हुए दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आतंक से बचाया। इल्तुतमिश इस तरह से मंगोलों के खतरे को अवॉइड करता है। एक और बड़ा काम हुआ था कि इसने
खिल्लत सिक्योर की थी। खुद एक दास था, पर दास होने के बावजूद इसने खिल्लत सिक्योर की बगदाद में बैठे खलीफा से, इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु। और उस खिल्लत के चलते इनका जो एक दास का टैग था, जिसकी वजह से सुल्तान पद पे इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जाता था कुछ आमिरों द्वारा, अब वो समस्या इन्होंने समाप्त कर दी थी। इल्तुतमिश ओवरऑल एक सफल कार्यकाल दे पाया दिल्ली सल्तनत को। लेकिन इल्तुतमिश के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बने, आपको याद होगा, बात की थी हमने। इल्तुतमिश ने चुना रजिया सुल्ताना। इल्तुतमिश के बाद रजिया दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी। 1236 से लेके 1239 तक ये नए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। रजिया को अल्टीमेटली अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक, ये फैक्ट आपको याद रखना है रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया के बाद हमने देखा शासन के अंदर अस्थिरता थी। अगला मेजर राजा जो आया था वो था बलबन। अब मैं रिवीजन के अंदर जो बीच में आपको थोड़ी और कहानियां बताई गई थी आराम शाह के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो आया था, या यहाँ पे बहराम शाह आया था, नसीरुद्दीन शाह आया था, उन सबको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि मेजर पॉइंट्स जो है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बलबन के टाइम पे कुछ खास बातें हुई थी, उनके बारे में वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक तो बलबन आए थे, आने के बाद में बलबन पूरा का पूरा 1265 के अंदर राजा बना था बलबन। लेकिन उससे पहले आरिस ए मालिकात नाम के पद पे रह चुके थे दिल्ली सल्तनत के मुख्य सलाहकार के रूप में। दिल्ली सल्तनत के मुख्य सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। पावर काफी बड़ी हुई थी, नायब के पद पे भी आ गए थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे। उसके बाद बलबन ने 1265 में जब गद्दी संभाली तो कुछ चेंजेस किए, क्योंकि उनको डर था कि ये चालीसा का ग्रुप उनको भी दिक्कत दे सकता है। तो सबसे पहला काम इन्होंने किया, चालीसा को डिसबैंड कर दिया, या चालीसा को के ऊपर बैन लगा दिया, एक तरह से चालीसा खत्म। चालीसा कौन था, पीछे बात करके आए हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज की गई थी वो थी इसकी नीति थी, रक्त लोह की नीति। रक्त और लोहे की नीति वो क्या थी, ब्लड शेड, सिंपल, रक्त और लोहा, आयरन बेस्ड ब्लड शेड, तलवार के दम पे खून बहाया गया अपने विरोधियों का, और बड़ी ही क्रूरता के साथ। इसके अलावा एक राजत्व का सिद्धांत हमने डिटेल में बात की थी। दो शब्द आपको बताए थे, नियामत ए खुदाई, कि खुदा का रहम है जिससे मुझे ये गद्दी मिली है। डायरेक्ट खुदा की कृपा से बलबन ने ये क्लेम किया कि उसको ये गद्दी मिली है दिल्ली सल्तनत की, और इसी वजह से जनता को उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए। दूसरी चीज, इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही खुद को डिक्लेयर किया था, याद आ रहा होगा। जिल्ले इलाही का मतलब था ईश्वर की छाया। उसने खुद को ईश्वर की छाया डिक्लेयर किया था, और इस तरह से सुल्तान पद की एक खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस इन्होंने रिस्टोर किया था। उसके बाद बलबन किसी पे भरोसा करते नहीं थे। अपने पुत्र महमूद के मरने के बाद एक अकेला जीवन व्यतीत कर रहे थे, और बाद में इसी तरह ये गुलाम वंश के अंतिम प्रबल शासक थे। इसके बाद कैकुबद और फिर क्यूमर्स। ये फैक्ट आपको एक और रिवाइज रखना है, याद रखना है। क्यूमर्स कौन था, क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्यूमर्स के बाद हुई खिलजी क्रांति, वो भी हमने कल जलालुद्दीन खिलजी का टॉपिक पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी के टॉपिक में जल्दी से आपको मैं सारे फैक्ट्स वापस रिवाइज करवा दे रहा हूं। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी क्रांति से आए थे। कौन ये खिलजी, बलबन के शासनकाल में ही सीमाओं पे मंगोलों से सुरक्षा कर रहे थे। बलबन के जाने के बाद कैकुबाद के शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी की एंट्री हो गई दिल्ली सल्तनत के अंदर, और राजधानी में बैठ के फिर ये स्वाभाविक सी बात है पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। पावर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और खलजियों की और जो दिल्ली के नेटिव तुर्की थे आमिर, उनके साथ बन नहीं रही थी। खलजियों का एक गुट, तुर्कियों का एक गुट। अल्टीमेटली खलजी क्रांति हुई 1290 में। 1290 की खलजी क्रांति, और उसके साथ जलालुद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ गया। जलालुद्दीन खिलजी जब राजा बने तो उन्होंने बलबन से विपरीत एक उदार नीति अपनाई शासनकाल, अपने शासन की। उदार नीति का मतलब कि माफ कर देते थे अपने आमिरों को, और जो इनके विरोधी आमिर भी थे उनको भी परसिक्यूट नहीं किया जो उनके विरोध में थे। फिर उसके बाद इस वजह से जनता में थोड़े टाइम के लिए लोकप्रिय हुए थे। सीबी मौला का एक षड्यंत्र आपको याद होगा, हमने बात की थी। इसके अलावा मंगोलों को बसाया गया था, नव मुसलमान, ये नाम याद आ रहा होगा। अगर ये नहीं आ रहा तो मंगोलपुरी तो आ ही रहा होगा, दिल्ली वालों को तो और अच्छे से याद होगा। मंगोलपुरी 2000 मंगोलों को इधर बसाया गया था। उनको
इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, नव मुसलमान कहलाए ये मंगोलपुरी के जो एकदम नव निवासित जो एक ट्राइब इधर आई थी इन 2000 में। उसके बाद अगला इनका मेजर स्टेप था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे एक सीधी मोहरा के षड्यंत्र की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद रणथंभौर का एक अभियान इन्होंने चलाया जिसमें इनको हार मिली, सफलता मिली नहीं थी, और इन्होंने एक फेमस चीज बोली थी, अंगूर खट्टे हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि मेरे एक भी सैनिक का कोई भी बाल इस दुर्ग की, रणथंभौर के दुर्ग के बराबर तक नहीं है। बेसिकली अंगूर खट्टे हैं, वही बात जो मैं बोलना चाह रहा था। रणथंभौर के दुर्ग में हुई फजीहत को देखते हुए उन्होंने अपनी एक जगह बदल ली। आगे फिर मंदोर का एक और आक्रमण किया था, वहां पे सफलता मिली, लेकिन उसके बाद 1292 के बाद इन्होंने कोई एक्टिव युद्ध का अभियान नहीं किया था। लेकिन सत्ता चली थी 1296 तक, 1290 से लेके 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी की। लास्ट में एंट्री हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। इनका भतीजा था, दामाद भी था, और इसी ने 1296 में मार दिया था जान से जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी की सत्ता का अंत हुआ, अलाउद्दीन खिलजी अगला खिलजी शासक बना। दिल्ली सल्तनत में नए राजा की एंट्री हो चुकी थी, और वो एंट्री हुई थी हमारे आज के टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पे शासन शुरू हुआ 1296। 1296 में ये आदमी आके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। क्या हुए थे कुछ सर्कमस्टांसेस, जरूर कुछ अलग रहे होंगे जो इस आदमी को स्पेशल बनाते हैं। याद होगा आपको, कल के टॉपिक में मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के आरंभिक जीवन के बारे में, थोड़ा सा जलालुद्दीन खिलजी के टॉपिक में आज वापस उसको बात करते हैं। आरंभिक जीवन, अलाउद्दीन खिलजी दामाद था, उससे पहले भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। पिता की मृत्यु हो चुकी थी जल्दी, चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, लड़ाई करने में बहुत अच्छा था। अलाउद्दीन खिलजी के लिए विजयी अभियान चलाए काफी सारे, विलासा में एक सफल विजय अभियान चलाया। शुरू के अंदर इनको एक पद दिया गया था आमिर ए तुजुक का। आमिर ए तुजुक क्या होता है? ये था अरेंजमेंट्स या जो व्यवस्था करने वाला मंत्री। व्यवस्था करने वाले भी एक सभा होती है, हम देखते हैं कि आज भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, उन आयोजनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी एजेंसीज को दी जाती है। कोई गवर्नमेंट एजेंसी होती है, कई बार प्राइवेट एजेंसीज होती है। इधर आमिर ए तुजुक एक यंग अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक इंपॉर्टेंट पद था। उसके बाद इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही उनको अपनी बहादुरी से, वीरता से बड़ा प्रभावित किया। उसी का रिजल्ट था कि बाद में आगे जाके इनको आरिस ए मुमालिकात का पद भी दे दिया गया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी इनको ऑलरेडी दामाद बना ही चुके थे। दामाद बनाने के बाद इनको दो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, कड़ा और अवध, दोनों की सूबेदारी दी गई। सूबेदारी का मतलब, मैं बार बार ये चीज यूज करता हूं, अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा उस शब्द का अर्थ क्या था। कई बार ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं। सूबेदारी, जिसको नहीं पता हो, सूबेदारी का मतलब था कि जो मेन हमारा किंग होगा, जो शासक है, वो हर प्रांत में अपने अपने सूबेदार डिक्लेयर करेगा। एक तरह से बोलते हैं चुनावों के टाइम पे जो न्यूज के अंदर विश्लेषण आता है, सूबा, राजस्थान के लिए शब्द यूज कर लेते हैं, यूपी के लिए जब चुनाव होते हैं उस समय पे सूबे के अंदर फला फला की सरकार आने वाली है, या इस तरह से ये शब्द यूज होता है। तो सूबा बेसिकली एक पूरे राज्य को या एक पूरे देश को कुछ जिन राज्यों में बांटा गया है उस राज्य के लिए सूबा शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो उसका सूबेदार। अलाउद्दीन खिलजी के लिए भी ये सूबा एक दिया गया था, कड़ा का पहले और फिर बाद में अवध का सूबा, दोनों के दोनों सूबों का सूबेदार इसको घोषित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी इस जिम्मेदारी के साथ, बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे ये उस समय। जलालुद्दीन खिलजी की आंखों का तारा बना हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा जागी। ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस। और एम्बिशंस होना गलत नहीं है, लेकिन एम्बिशंस को पाने की एक राह में हर गलत चीज को भी कर लेना वो गलत है। तो अलाउद्दीन खिलजी को किसी भी तरीके से अब सुल्तान पद की गद्दी चाहिए थी। सुल्तान की गद्दी पे निगाहें आ गई थी। अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता पलट करने के बारे में सोच रहा था।
फिर क्या हुआ, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी कड़ा और अवध की अपनी सूबेदारी के दौरान ही इसने प्लानिंग शुरू की। सुना था इसने एक बिलासा का एक अभियान चलाया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे। बिलासा कहाँ है, बिलसा या बिलासा बोला जाता है इसको। तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की दक्षिणी बॉर्डर पे, दक्षिणी सीमा पे आप देखोगे अगला स्टेट है महाराष्ट्र, और वहां पे एक जगह उस समय थी देवगिरी। देवगिरी की प्रसिद्धि के बारे में, वहां के पैसे के बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने खूब सुना था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान बनाया कि देवगिरी को लूटा जाए, क्योंकि अब अगर विद्रोह करना चाहते हैं ये जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध, तो उसके लिए पैसा भी चाहिएगा और आर्मी भी चाहिए, दोनों के लिए। अब देवगिरी इसका अगला टारगेट था, लेकिन देवगिरी को पाना आसान नहीं था। प्लस अलाउद्दीन खिलजी के पास सेना थी मुश्किल से 7,000 से 8,000 सैनिकों की। कोई भी युद्ध करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, टाइम चाहिए होता है, प्लानिंग के साथ साथ थोड़ा एक तैयारी करने का एक वक्त जो मिलता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। आपने सुना होगा ये चीज, 1971 का युद्ध भारत जीता था पाकिस्तान के विरुद्ध। सैम मानेकशॉ भारत के उस समय आर्मी जनरल हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने बोला था, उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की जरूरत है। सैम मानेकशॉ ने सीधे सीधे उनसे वक्त मांगा, और वक्त मांगा, उस वक्त में हुई तैयारी का रिजल्ट था कि 1971 के युद्ध के बाद जो पाकिस्तानी आर्मी की सरेंडर करती हुई फोटो आप देखते हो वो। तो तैयारी और तैयारी का वक्त और रिसोर्सेज जुटाना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अलाउद्दीन खिलजी तैयारियों में जुट गया था, और ये जो तैयारियों में जो जुटा था, तो उसके लिए पैसे का सबसे पहले जुगाड़ किया कि मैंने बताया सूबेदार था, कड़ा और अवध दोनों इंपॉर्टेंट सूबे थे। बड़ा रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, जिसको ये सूबेदार ऊपर सेंटर पे भेजता था। अभी करते हैं जीएसटी का एक पार्ट स्टेट में कलेक्ट होता है, लेकिन वो जाता है सेंटर पे। तो उसी तरह से यहाँ पे ये सूबे जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसका एक भाग जाता था सीधा सुल्तान को। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भिजवाया। सर क्यों बोलेगा, ससुर जी बोलेगा। तो ससुर जी को एक मैसेज भिजवाया गया कि मेरे को इस बार थोड़ा सा ये पेमेंट में टाइम लग जाएगा, जो ये मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि अब परिवार का ही मेंबर है, सूबेदार है, तो भरोसा कर लिया जलालुद्दीन खिलजी में। था भी उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति, हमने पिछले टॉपिक में अपनी बात की थी कि भरोसा कर लेता था जल्दी। गलती ऐसी थी कि इसने अब ये पैसा इसके पास रहने दिया। उस पैसे से अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना जुटाई। अलाउद्दीन खिलजी ने परमिशन क्यों नहीं मांगी देवगिरी पे आक्रमण करने की? सीधे परमिशन भी तो मांग सकता था, क्योंकि सैन्य अभियान तो वही चला रहा था 1292 के बाद से। उसको पता था जलालुद्दीन खिलजी ये परमिशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वजह ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी रिस्क नहीं लेना चाहता था। देवगिरी के पास भी अच्छी खासी सेना थी, अच्छा खासा सोना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था। और महत्वाकांक्षी व्यक्ति समस्या की एक ग्रेविटी को तो देखते हैं, लेकिन साथ में अपना एक जज्बा भी देखते हैं। उस जज्बे के दम पे वो उस ग्रेविटी को काउंटर करने का सोचते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की यही खास बात थी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण का पूरा मन बना लिया था। पता था कि जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन मांगेगा तो नहीं मिलेगी, इसलिए सीधा सीधा अब उससे छुप छुपा के पैसे बचाए थोड़े कड़ा और अवध से। उन पैसे से सेना और खरीदी और अपने 8-10 हजार घुड़सवारों को लेके थोड़े सैनिकों को कड़ा और अवध में बिठाया और फिर चले गए आगे निकल लिए आक्रमण करने के लिए। एलिचपुर पड़ता था उधर देवगिरी की सीमा पे, वहां पे गए और एक अफवाह भी फैलवा दी। रामचंद्र वहां के राजा थे देवगिरी के। तो देवगिरी अभियान इसका अगला टॉपिक अपना इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देवगिरी अभियान में ऐसा क्या हुआ? सीधी सीधी दिख रही है हमें कि इसके पास सेना सामर्थ्य कम है, जुटाई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लेकिन कम है, कूटनीति चाहिए होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अफवाह उधर फैला दी रामचंद्र के स्टेट में, देवगिरी में, कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने आ रहा है एक टुकड़ी लेके दिल्ली सल्तनत की तरफ से। देवगिरी की किस्मत ये एक और खराब थी कि देवगिरी की मुख्य सेना देवगिरी के राजकुमार के साथ गई हुई थी। शंकर देव वहां के राजकुमार थे, मुख्य सेना किसी और अभियान पे गई हुई थी। मौका देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एंटर किया राजधानी के अंदर, जाके आक्रमण किया और सल्तनत के अंदर, माफ कीजिएगा, देवगिरी के अंदर एक अफवाह भी फैला दी कि पीछे से अलाउद्दीन खिलजी का चाचा दिल्ली की मुख्य सेना लेकर भी आ रहा है। ये अफवाह बड़ी इंपॉर्टेंट थी।
दिखेगा आपको कैसे। अलाउद्दीन खिलजी के इस देवगिरी अभियान की शुरुआत तो हो गई थी। देवगिरी अभियान के अंदर रामचंद्र ने अब घुटने टेक लिए एक तरह से। अलाउद्दीन खिलजी बड़ी तेजी से मारकाट करता हुआ जा पहुंचा था, मुख्य सेना थी नहीं और उसने घुटने टेक दी। रामचंद्र के घुटने टेकने पे एक संधि साइन हुई विवश होके और उसने अच्छा खासा पैसा अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने का मन बना लिया। अलाउद्दीन खिलजी पैकिंग वैकिंग करके निकलने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी ट्विस्ट आया इस कहानी में। पीछे से आ गया कौन? शंकर देव, देवगिरी का राजकुमार। मुख्य सेना लौट आई थी, लेकिन अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी था। अलाउद्दीन खिलजी के जब एलिचपुर में बाहर मैंने रुका था कि देवगिरी की सीमा पे रुका था, तब उसने अपने कुछ 1000-2000 सैनिक वहां पे छोड़े थे, एक सिक्योरिटी के रूप में, एक तरह की एक बैकअप के रूप में। जब इस बैकअप को थोड़े टाइम तक वापस अलाउद्दीन खिलजी आता हुआ नहीं दिखा तो ये भी आ गए और इस तरह से शंकर देव हालांकि सेना लेके आया था और उसने अलाउद्दीन खिलजी से सारा धन भी छुटवा लिया था जो उसने ग्रैब किया था, लेकिन क्योंकि पीछे से अब अलाउद्दीन खिलजी की रिजर्व आर्मी आ गई, 1001 सैनिक ही थे, लेकिन अफवाह पहले से फैली हुई थी कि दिल्ली सल्तनत की मुख्य सेना भी पीछे से आ रही है। शंकर देव, उसके पिता रामचंद्र, पूरी देवगिरी को लगा कि दिल्ली ने अब अटैक कर दिया है और इस स्थिति में सरेंडर कर दिया शंकर देव और रामचंद्र ने। अलाउद्दीन खिलजी यहां से अथाह धन, क्योंकि पहले जो डील हुई थी उससे अब उसने डबल कर दिया अपना रेट, ये जो गुस्ताखी आपने की है उसकी भी आप हर्जाना पे करोगे, और अच्छा खासा धन और एक संधि तय करके पहुंचा कि हर साल दिल्ली को अब से देवगिरी एक टैक्स के रूप में पैसा भेजेगा। इस तरह से देवगिरी का एक सफल अभियान चलाया डिस्पाइट ऑल ऑड्स, सारे उसके विपक्ष में थे सारी परिस्थितियां, फिर भी क्योंकि सामर्थ्य इसके पास, सेना कम थी, धन नहीं था, जनता उसके विपक्ष में थी। देवगिरी एक तरह का एक विदेश हो गया, विदेशी धरती पे आक्रमण कर रहा था। तो उस सारी स्थितियों में अलाउद्दीन खिलजी का यह आक्रमण बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि बड़ा साहसी था। खबर अब तक पहुंच चुकी थी दिल्ली जलालुद्दीन खिलजी के पास। जलालुद्दीन खिलजी नाराज थे, आदेश भिजवाया गया, लेकिन एक और बात थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई और मौजूद रहता था जो इसको संदेश यहां तक पहुंचा देता था कि दरबार का मूड क्या है। अलाउद्दीन खिलजी को जब संदेश मिला जलालुद्दीन खिलजी का कि सारा का सारा सोना सुपुर्द किया जाए और मेरी परमिशन के बिना आपने अटैक कैसे कर दिया इधर, अलाउद्दीन खिलजी ने चिकनी चुपड़ी कुछ बातें की और देवगिरी से एक संदेश भिजवाया वापस कि हुजूर मैं आपके लिए ही आ रहा हूं सोना लेके, अगर मैं आपको बताता तो इस एडवेंचर की, इस अभियान की गोपनीयता मेंटेन नहीं की जा सकती थी और हो सकता है कि हम रिसोर्सेज को देखते हुए डर जाते। ये रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, लेकिन ये अभियान मैंने आपके लिए ही तो जीता है, दिल्ली सल्तनत की बेहतरी के लिए। और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार और जलालुद्दीन खिलजी को मूर्ख बनाया। जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा थी कि वो दिल्ली आए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी गया वापस सीधा कड़ा और अवध की अपने सूबे में, वहां पे जाके संदेश भिजवाया जलालुद्दीन खिलजी को, काका श्री मैं आ गया हूं सीधे, और मैं सल्तनत आता इससे अच्छा मैं चाहता हूं कि मैं ये धन सीधा भिजवा देता, पर मैं चाहता हूं कि आपका इस्तकबाल करूं, आपको गले लगाऊं और आपको पूरी इज्जत के साथ ये जो धन मैंने लूटा है सल्तनत की एक बेहतरी के लिए, सल्तनत की समृद्धि के लिए, वो आपको मैं अपने हाथों से सुपुर्द कर दूं। जलालुद्दीन खिलजी इस बार और मूर्ख बना, लेकिन ये अंतिम बार था मूर्ख बनने का। आप जानते हैं स्टोरी कहाँ जा रही है। जलालुद्दीन खिलजी आया अपने आमिरों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के पास मिलने। अलाउद्दीन खिलजी ने नाव से जैसे ही वो उतरे और मौका देख के गले मिला और खंजर घोंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी के साथियों ने जलालुद्दीन खिलजी के आमिरों को भी निपटा दिया उसी मौके पे, और इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। ये इसके आरंभिक जीवन की अभी तक की स्टोरी थी। अब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान लेकिन दिल्ली में नहीं बैठा, तो समस्याएं क्या थी? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष कुछ समस्याएं थी। पहली समस्या, दिल्ली के अंदर जो उत्तराधिकारी बचे हुए हैं, दिल्ली में जलालुद्दीन के बेटे और कुछ और इसके एक बेटा, इसका आगे की जिम्मेदारी दी गई थी, दिल्ली में नहीं था, दिल्ली से बाहर
उसको सूबेदार बनाया हुआ था, वो भी कुछ जिम्मेदारियां थी। तो इस तरह से सारे के सारे जो भी आर्मी इस गद्दी के दावेदार हो सकते थे जलालुद्दीन खिलजी की इस गद्दी के, उनको ढूंढा गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और ढूंढ ढूंढ के मारा गया। इसके अलावा कुछ आमिर थे दिल्ली के अंदर बैठे आमिर, स्वाभाविक सी बात है अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा ताकतवर थे। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आमिरों को पैसे का मोह दिया, धन खूब लूटा था, सोना लूटा था। हमने देखा देवगिरी से पैसा बहुत लूट के लाया, तो उस पैसे के जरिए इन आमिरों को खरीदा गया। गद्दी के किसी भी दावेदार को जिंदा नहीं छोड़ा गया और दिल्ली आ गया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली आया 1296 में, गद्दी पे बैठा। गद्दी पे बैठने के बाद अब सबसे पहले इसने इन्हीं आमिरों को बुलाया। अब ये मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, कल आपको बोला था कि ये चालाक था लोमड़ी की तरह। देवगिरी के अभियान में दिखा आपको कैसे चालाक था, भरोसा भी किसी पे नहीं करता था, अपने दुश्मनों को एक अंदेशे मात्र से उड़ा देता था, मरवा देता था। उसने यही किया है कि ये जो आमिर जो पैसे लेके इसकी तरफ आए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने ये चीज डिक्लेयर कर दी कि जो पैसे के लिए जलालुद्दीन खिलजी के विपक्ष में जा सकते हैं या सल्तनत के विरोध में जा सकते हैं, वो मेरे कैसे हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबको, सारे जो ये आमिर थे, इनका एक तो पैसा निकलवा लिया इनसे वापस, दूसरा इनको मृत्यु दंड दे दिया। इस तरह का ये नेचर था अलाउद्दीन खिलजी का। अब अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के बाद कुछ जो प्रशासनिक सुधार किए गए, कुछ सैन्य सुधार किए गए, कुछ अभियान किए गए, उनके बारे में बात करते हैं। सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब देवगिरी के अभियान के दौरान हमने देखा था कि यह आदमी रुकने वाला नहीं था। ये समस्या की विकटता को देखते हुए पीछे मुंह मोड़ने वाला नहीं था, बल्कि उसके हिसाब से अपनी तैयारियां बढ़ाने वाला था। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तर भारत के अंदर इन्होंने कुछ सफल अभियान चलाए, जिनमें पहला था गुजरात का अभियान, फिर था रणथंभौर, याद होगा रणथंभौर का नाम, जलालुद्दीन खिलजी का एक अभियान चला था, हार के आया था जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद मालवा, और फिर सिवाना और जालोर, राजस्थान के अंदर पड़ता है ये जालोर। यहां के उत्तर भारत के सफल अभियान चलाए गए थे। गुजरात के अंदर उस समय पे रायकरण नाम का राजा था। अलाउद्दीन खिलजी का यह अटैक इतना भीषण था कि रायकरण अपनी के भाग गया, जाके देवगिरी में शरण ले ली थी। रानी इसकी थी कमला देवी, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बनाया और अपने एक नए नवेले, इनको एक दास मिला था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर के साथ दिल्ली भेज दिया। ये नाम आप याद रखना, मलिक काफूर। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को उसके कौन से अभियान के दौरान मलिक काफूर मिला। उत्तर भारत में जब गुजरात का अभियान किया था तो बंदरगाह पे ने एक दास मिला था। मलिक काफूर अपना एक मेजर रोल प्ले करेगा अलाउद्दीन खिलजी की इस शासनकाल में। अगला अभियान चलाया रणथंभौर का। रणथंभौर के अंदर राजा थे हमीर। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे फजीहत करवा चुकी थी दिल्ली सल्तनत अपनी उधर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जाके रणथंभौर के दुर्ग का लंबा घेरा डाला। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रणथंभौर का दुर्ग अभेद्य दुर्गों में से माना जाता था। अबुल फजल ने बोला था, कल भी बोला था आपको एक क्लास में, कल की क्लास में भी, कि अबुल फजल ने इसके लिए बोला था और सारे दुर्ग नंगे हैं, इस दुर्ग ने बख्तर पहना है। ये दुर्ग अभेद्य था। इस दुर्ग का लंबा घेरा डाला। हमीर और उसकी रानी को साका करना पड़ा। ये राजस्थान वाले जानते होंगे ये साका क्या होता है। केसरिया और जौहर, जौहर का नाम आपने सुना होगा। हमीर की रानी थी, उन्होंने रंगदे नाम था उनका, उन्होंने जौहर कर लिया। हमीर केसरिया पहन के लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। रणथंभौर पे कब्जा हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद चित्तौड़ का एक विजय अभियान चला था। चित्तौड़ वाला इंटरेस्टिंग था। पद्मावत नाम सुना होगा, मूवी आई थी एक, कंट्रोवर्सी भी काफी हुई थी। उससे पहले यहाँ पे चित्तौड़ की स्टोरी बताता हूँ, फिर पद्मावत से भी कनेक्ट करेंगे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग वापस बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग था, रणथंभौर की तरह ही। चित्तौड़ में उस समय पे रावल रतन सिंह का शासन चल रहा था। सिसोदिया वंश के राजा थे। इनकी एक रानी थी पद्मिनी।
ऐसा बोला जाता है फोकलोर्स में, लोक कहानियों में, कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी से मोहित हो गया था और इस वजह से उसने अटैक किया था। अटैक की वजह और भी थी कि दिल्ली के पास दो मेजर जो दुर्ग थे राजस्थान के, दिल्ली से जो निकट, एक तरह से जहां से दिल्ली को एक पॉसिबल खतरा हो सकता था, वो थे रणथंभौर और चित्तौड़। तो इनको एलिमिनेट करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। और एक तरह से सामरिक दृष्टि से चित्तौड़ का जितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, ना कि पर्सनल गेन्स के लिए। पर चूंकि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो पद्मिनी की स्टोरी में कुछ तो दम था ही। बात करते हैं पहले कि जीता कैसे। चित्तौड़ के अंदर, अब यही जो रणथंभौर में किया, चित्तौड़ के दुर्ग का एक घेरा डाल लिया। उस लंबा घेरा चला, 8 से 10 महीने घेरा चला। उस घेरे के बाद में अल्टीमेटली यहां भी एक साका हुआ। साके के बाद चित्तौड़ का दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया। इसका नाम चेंज करके खिजराबाद रख दिया इसने, अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे। खिजराबाद क्यों रखा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को एकदम तहस नहस कर दिया था जीतने के बाद। तहस नहस इस तरह से वहां पे बर्बादी की गई कि कुछ ना बंदा ना बंदे की जात में उस दुर्ग के अंदर रह रहे लोगों का कत्लेआम किया गया था। और बाद में अपने बेटे खिज्र खां को यह जिम्मेदारी दी कि आप इसको आबाद करें जीतने के बाद। इस वजह से इसका नाम खिजराबाद पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया खिजराबाद, लेकिन फिर अब पद्मिनी तो आई नहीं हमारी स्टोरी में। वो आती है पद्मावत नाम के एक ग्रंथ से। देखिए, पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत नाम का एक ग्रंथ लिखा। पद्मावत क्या था? पद्मावत एक तरह की एक पॉपुलर कहानी उस समय की थी, जो लोगों की जुबान पे चढ़ गई। लेट लिखी गई थी, बाद में लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत। पद्मावत इस हमले की, चित्तौड़ पे जीत की एक अलग ही स्टोरी बयां करता है। वो स्टोरी क्या है कि पद्मावती श्रीलंका के सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। रावल रतन सिंह को एक तोते ने, कि अब ये कल्पना है, अब कहानियां हैं तो कहानियों में कल्पनाएं की जाती है, कि एक तोते ने आके पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया था। रावल रतन सिंह चल पड़े थे चित्तौड़ से और जाके शादी की इन्होंने सिंहल प्रदेश की राजकुमारी पद्मिनी से। इस शादी के बाद इनके खूबसूरती के चर्चे पूरी जगह, हर जगह फैले हुए थे। और इसी चर्चों के, एक तरह से इन चर्चों को ध्यान में लाते हुए अलाउद्दीन खिलजी एक इच्छा जाहिर करता है पद्मिनी को अपने हरम में लाने की, शाही हरम में लाने की। स्वाभाविक सी बात है, कौन सा राजा ये चीज स्वीकार करेगा? रावल रतन सिंह ने बड़ी ही उदंडता से कहें या एक तरह से निडरता बेटर वर्ड होगा, निडरता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और हालांकि दिल्ली सल्तनत बहुत शक्तिशाली थी इस समय, चित्तौड़ की इतनी ज्यादा सामर्थ्य नहीं थी कि वो डायरेक्ट लड़ाई कर पाए, लेकिन अपनी रानियों का सम्मान उनके लिए बड़ी चीज थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह से जब पद्मिनी से मिल नहीं पाई, मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कथित पद्मावत की कहानी बता रहा हूं। जब इस तरह से वो मिल नहीं पाए तो इन्होंने एक आग्रह किया कि मेरे को इसकी परछाई ही दिखा दी जाए पद्मावती की। तो ये बात मान ली गई। रावल रतन सिंह द्वारा खाने पे इनवाइट किया गया। उन्होंने उस प्रतिबिंब को देखा और उसके बाद जाने लगे। जाते टाइम महल के गेट तक जब छोड़ने के लिए रावल रतन सिंह आ रहे थे, तो धोखे से उनको किडनैप करके अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली ले आया। और बाद में एक संदेश भिजवाया इधर कि अगर अपने राजा की सलामती चाहते हो, अपने शासक की, तो पद्मिनी को भेज दिया जाए दिल्ली। पद्मावत की स्टोरी वापस आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, ये एक पद्मावत की स्टोरी है। एक्चुअल फैक्ट मैंने आपको जो पहले बता दी वो थी। पद्मावत की स्टोरी ये है। अब यहां से आगे बढ़ के, और पद्मावती जो है वो अपने दो, गोरा और बादल नाम के सेनापति थे चित्तौड़ के, उनके साथ दिल्ली जाती है और एक सोची समझी एक योजना के तहत अलाउद्दीन खिलजी की आंखों के तले निकाल के ले आती है रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह आ जाते हैं और चित्तौड़गढ़ पे बाद में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता है नाराज होकर। उस हमले के बाद साका होता है। साके के अंदर रावल रतन सिंह जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं और अपनी जो रानी पद्मावती थी उसने जौहर कर लिया। ये स्टोरी पद्मावत की थी। फैक्ट आपको याद क्या रखना है वो था कि मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की रचना इसने की थी।
इसके बाद ये इधर चित्तौड़ का अभियान था। जो एक मूवी जो हम देखते हैं, एक रणवीर सिंह शायद उस मूवी में है, पद्मावत की एक मूवी भी बनी हुई है इसी के ऊपर, उसमें यही पद्मावत वाली स्टोरी जो है इसी को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अगला सिवाना और जालोर, यहां पे कानड़ देव को इन्होंने हराया। कानड़ देव का राज चलता था और इनको हरा के सैन्य अभियान इनका, उत्तर भारत के अभियान इनके एक सफलता के साथ यही वाले थे। दक्षिण भारत के अंदर फिर अब उत्तर भारत में कंप्लीटली लगभग जीत चुका था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसकी नजरें पड़ी दक्षिण भारत में। अभी तक दिल्ली सल्तनत के जितने हमने अभी तक सुल्तान देखे, उनमें से कोई भी ये हिम्मत नहीं कर रहा था कि दक्षिण की तरफ मुंह किया जाए। वजह ये थी कि ऊपर खतरा मंगोलों का भी था। वजह यह थी कि ऊपर खतरा मंगोलों का था। मंगोल और अन्य भी दुश्मन कई थे जो दिल्ली सल्तनत को दिक्कत दे सकते थे अगर वहां का शासक दिल्ली से को छोड़ के कहीं और अभियान करेगा। यहीं पे अलाउद्दीन खिलजी थोड़ा अलग होता है। अलाउद्दीन खिलजी कभी खुद की समस्याओं के हिसाब से अपने एम्बिशंस को कम करने वाला राजा तो रहा ही नहीं था। जब वो गढ़ और अवध का सूबेदार था तब भी हमें ये चीज देखने को मिली थी, और अब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ना चाह रहा था। अपने आप को सिकंदर सानी बोलता था। सिकंदर सानी का मतलब था कि सिकंदर के समान दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन थोड़ा सा इसके एक सलाहकारों ने कुछ सलाह दी और थोड़ी सी अपनी नीति को मॉडरेट किया। दक्षिण भारत के प्रति उसने एक नई नीति अपनाई। अब वो उन पे कब्जा नहीं करता। दक्षिण भारत के उस समय पे 4 केंद्र थे। कौन कौन से? देवगिरी, तेलंगाना का वारंगल, काकतियों का होयसला और पांड्यों की मदुराई। ये 4 केंद्र थे दक्षिण भारत की पावर के। बारी बारी से इन सबको जीता, लेकिन जीतने के बाद इन पे कब्जा नहीं कर रहा था, बस इनसे एक संधि सिक्योर की। याद होगा आपको, देवगिरी जब गया था पहले, जब सुल्तान नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, तब उसने एक संधि सिक्योर की थी, लेकिन देवगिरी टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि अब जब दिल्ली वापस लौट गया सुल्तान तो ये कर जो है ये टाइम पे नहीं देते थे। वजह ये भी थी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कोई इनसे अब लड़ाई करने के लिए वापस नहीं आएगा, क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं होती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ये वक्त निकाल लिया और इसने भेजा इधर अपने जो एक मलिक काफूर नाम का आपको अभी बताया मैंने, मलिक काफूर इसका भरोसेमंद व्यक्ति बन चुका था। किन्नर था ये एक मलिक काफूर। इसके बारे में ये भी एक ट्रिवियल सा एक फैक्ट है कि ये किन्नर इनको मिला था, दास के रूप में रहा इनके साथ उसके, और अल्टीमेटली ये काफी भरोसा जीत चुका था। दक्षिण भारत के देवगिरी, वारंगल, होयसला और मदुराई, यहाँ के सारे अभियानों को बड़े ही शानदार तरीके से मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए जीता। यहां से और एक संधि सिक्योर कर ली जाती जिसमें यहाँ के राजा जो होंगे वो दिल्ली को हर साल अपनी इनकम का मेजर पार्ट टैक्स के रूप में देंगे। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत में पहला वो राजा बन गया था जो भारत के अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों पे एक तरह से राज कर रहा है। और इस तरह से ये थे इसके अभियानों की कहानी। आगे हम बढ़ते हैं अगली बारी अब इसके द्वारा किए गए कुछ सुधारों की, क्योंकि ये जो सफलता अलाउद्दीन खिलजी को मिली इसके पीछे कुछ सुधार किए गए थे जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनाते हैं पेपर का। उनके बारे में हम अभी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कुछ सुधार क्या थे? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो उस समय की जो सबसे बड़ी समस्या आमिरों के षड्यंत्र सब इससे ग्रसित थे। इल्तुतमिश ने माफ कीजिएगा, इल्तुतमिश ने इसके लिए चालीसा बनाया था। चालीसा भी चला गया था बलबन के टाइम, और क्योंकि वो अपनी हर एक चीज की एक उम्र होती है, चालीसा भी अपनी एक जो एक सफल उम्र था वो खो चुका था। उसके बाद वो इस सल्तनत को नुकसान ही पहुंचा रहा था। अगली बारी थी इस आमिरों के षड्यंत्रों से निपटने की अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन आमिरों से निपटने के लिए सबसे पहले तो डिटेल मांगी। गवर्नमेंट के सामने अभी कोई भी समस्या आती है, गवर्नमेंट क्या करती है? एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी कोई भी प्रॉब्लम की वजह जानती है, किसानों की इनकम कम क्यों है, इस पर स्वामीनाथन कमेटी बनाई जाए। स्वामीनाथन कमेटी कुछ सुझाव देती है, उसके बेसिस पे हमारे देश की सरकार कुछ लॉ लेके आती है, कानून लेके आती है। इसी तरह से यहाँ पे क्या था, इन्होंने भी एक तरह से कुछ पढ़े लिखे लोगों को बिठाया और कुछ चीजें ऑब्जर्व की गई कि ये आमिर जो है, एक तो
दावतें बहुत देते हैं, दावतें करते हैं अपने, और उसमें दावतों के नाम पे इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके वहां पे ये षड्यंत्र रचे जाते हैं। दूसरी चीज, ये आपस में एक पारिवारिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिससे इनकी आपसी निकटता जो है वो बढ़ जाती है, और सुल्तान के प्रति इनकी वफादारी कम हो जाती है। कि ये आपस में ज्यादातर विवाह संबंध जो स्थापित कर लिए जाते थे, उनके बारे में एक लाइट डाली गई इस पे थोड़ी। विवाह संबंध स्थापित कर लिए जाते थे आमिरों द्वारा, तो आमिरों के ये विवाह संबंध ये भी नजर में थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस समस्या का निपटाया इस तरह से कि एक तो उसने मादक पदार्थों पे बैन लगा दिया। आपको पता है कि ये दावतों के अंदर कौन सा मादक पदार्थ सबसे ज्यादा चलता है, इस्लाम उसकी अनुमति भी नहीं देता। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े ही एक ड्रामेटिक अंदाज से एक ये भी किया कि ये जो उसके महल में रखे हुए पात्र थे शराब के लिए, शराब को पीने के लिए यूज होने वाले, उनको एकदम राजधानी के बीचों बीच लाके तुड़वा दिया। ये काम भी उसने किया ताकि एक तरह का एक प्रोहिबिशन जनता को दिखाया जाए, और अपनी इस नीति पे कि जो उसने बैन कर दी शराब, उसके ऊपर थोड़ी सी एक मोहर लगाई जाए। उसके लिए मादक पदार्थों का बैन कर दिया गया था। दूसरी चीज इसने जो की वो ये थी कि ये जो आमिर विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, इन विवाह संबंधों की जानकारी पहले सुल्तान को होनी चाहिए। सुल्तान की मर्जी के बिना कोई भी दो आमिर आपस में एक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। विवाह संबंध ये बेसिकली अपने बच्चों के विवाह करवा दिया जाते थे इनके द्वारा आपस में, और उस तरह से एक दूसरे के संबंधी बन जाते थे। उस चीज पे अलाउद्दीन खिलजी ने रेगुलेट कर दिया। मैं ये नहीं कहा कि बैन कर दिया, रेगुलेट कर दिया, मतलब कि अब सुल्तान की मर्जी के बिना ये शादियां नहीं हो सकती थी। इस तरह से आमिरों की समस्या से निपटने के लिए इसने कुछ प्रयास किए। मंगोलों की समस्या से निपटने के लिए क्या किया? मंगोलों की एक समस्या अलग थी कि वो आ जाते थे बार बार, तो उसके लिए इन्होंने सीमा पार के, वही बलबन की जो नीति थी उसी को अपनाया। सीमा पार के जो इधर के दुर्ग थे उन सब की मरम्मत करवाई गई, उधर इसके सबसे जाबाज जनरल्स को बिठाया गया, और आर्मी की प्रेजेंस ने इसकी बॉर्डर्स को सिक्योर किया। मंगोलों की समस्या से भी निपट लिया। एक और अब चीज थी, वो थी कि ये जो षड्यंत्र होते थे या राजाओं के विरुद्ध, उसके लिए अब एक चीज चल रही थी कि पहले ये आमिर षड्यंत्र करते हैं क्योंकि आमिरों के पास पावर बहुत आ जाती थी। इक्ता मिलता था, याद आ रहा है इल्तुतमिश के समय से इक्ता सिस्टम लेके आया था। इनकम नहीं देता था, वो इक्ता दे देता था। इक्ता क्या था? एक जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पे वो अपनी एक सेना मेंटेन करता था। कोई भी आमिर, उस आमिर द्वारा एक सेना मेंटेन की जा रही है, और वो उसी सेना की सहायता से कहीं और अटैक करता, अपनी पावर्स और बढ़ाता, और अल्टीमेटली जाके सल्तनत में सुल्तान को चुनौती दे देता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो यही किया था। अब इस समस्या से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने सैन्य सुधार किए, उसके अंदर सीधे सीधे एक चीज सबसे पहले की कि कैश में इनको सैलरी दी जाएगी, वेतन नगद दिया जाएगा, नगद वेतन की व्यवस्था स्टार्ट की। पहले इक्ता मिल जाता था बड़े अधिकारियों को, अब नगद वेतन शुरू किया ताकि इनको पैसा दे दिया जाएगा। उस पैसे की पावर अब कि उनके द्वारा अपने रहन सहन के लिए जो चीजें हैं वो खर्चे निकालने में ही चली जाएगी, पावर इंक्रीज करने में नहीं होगी। उस समय पे अब स्टॉक मार्केट तो था नहीं कि इस कैश को कहीं इन्वेस्ट करके इसको भी बढ़ा ले और पावर बना ले, तो एक तरह की कैश की सैलरी इनको दे दी थी। एक और इसने सैन्य सुधार में काम किया था, हुलिया प्रथा, और एक थी दाग प्रथा। हुलिया और दाग क्या थे? हुलिया था कि हुलिया में एक जो इसके सैनिक थे, उन सैनिकों का हुलिया एक शारीरिक बनावट को नोट करवा दिया जाता था कि अगर कोई सैनिक युद्ध छोड़ के भागे या शरीर के गठन के हिसाब से हमें इस तरह के सैनिक अपनी आर्मी में चाहिए, बीमार सैनिक नहीं चाहिए, या जो शारीरिक रूप से आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है, वैसे सैनिक उसको नहीं चाहिए थे। तो एक हुलिया प्रथा लेके आया। तो अपने सैनिकों की पहचान के लिए ये हुलिया प्रथा आई थी। दाग प्रथा, घोड़ों के ऊपर दागने की प्रथा थी। घोड़ों पे एक ठप्पा लगा देते थे कि ये सल्तनत के सबसे अव्वल दर्जे के घोड़े हैं। घोड़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी इस टाइम में। अब ये भी एक आपको दिखेगा कि इतिहास थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कभी उसमें हाथियों की इंपॉर्टेंस थी। हाथियों, भारत वाले राजा जो ज्यादातर हाथियों पे, पृथ्वीराज चौहान हाथियों पे घूम रहा था युद्ध के अंदर, तराइन के युद्ध में। गौरी के घोड़ों की वजह से वो तेज थे, इस वजह से घोड़ों की इंपॉर्टेंस युद्ध में बढ़ी।
पृथ्वीराज चौहान हाथी लेके आ रहा था एंशिएंट इंडिया वाले। एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में आप देखोगे नंदों के समय के हाथी बड़े फेमस थे। बाद में घोड़े की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, बाद में आगे जाएंगे तो बाबर आएगा तो बंदूकों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, बारूद की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ये इतिहास का भी एक ट्रेंड चलता है। तो यहाँ पे घोड़ों की इंपॉर्टेंस थी, तो घोड़ों की सीधी सी बात है कि घोड़ों में जो अव्वल दर्जे के घोड़े होंगे उनकी पहचान जो कर पाएगा वो भी इंपॉर्टेंट थी। सबसे अव्वल दर्जों के घोड़ों पे कुछ दाग दिया जाता था, एक तरह से ठप्पा लगा दिया जाता था, और इस तरह से सबसे बढ़िया क्वालिटी के घोड़े जो थे वो युद्ध में यूज किए जाते, प्लस पोस्टल सर्विसेज के लिए यूज किए जाते। जी हाँ, आज हम लोग डाक सेवा देखते हैं, उस समय पे अब इस तरह का ये मैसेज सिस्टम तो था नहीं कि व्हाट्सएप कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कि भाई दक्षिण के अंदर संधि के अंदर ये डील कर ले, नहीं। तो होता क्या था कि बढ़िया क्वालिटी के घोड़े और घुड़सवार दोनों को अलग अलग पॉइंट्स पे अपनी कैपिटल से लेके और जहां जहां तक जाना है वहां तक एक तरह की एक लाइन बनाई होती थी, और उसमें सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े रखे जाते थे जो सुल्तान का संदेश लेके अपने आगे उस मैसेज को जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचाते थे। युद्ध जैसी सिचुएशंस के अंदर इस मैसेज के टाइम पे पहुंचने की बड़ी अहमियत है, और उसके लिए इन घोड़ों की क्वालिटी बड़ी जरूरी है। तो इस तरह से ये आपको अब सिस्टम याद रह पाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी पीछे की इसीलिए मैंने अभी गाई है ताकि आपको ये इनकी वजह ध्यान हो, तो आपको ये वर्ड्स हुलिया प्रथा, दाग प्रथा और कैश सिस्टम याद रहे। अगला, इसके द्वारा सैन्य सुधारों के बाद कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए। प्रशासनिक सुधारों के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा हैवी हो रहा है, तो आज इसको यहीं पे ब्रेक देते हैं, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कुछ और सुधारों की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का अंत कैसे हुआ उसकी भी बात करेंगे, उसके बाद अगले राजा कौन आए वो भी बात करेंगे। आज की क्लास में हमने जो किया उसको एक साथ कल रिवाइज करेंगे हम, कि अलाउद्दीन खिलजी कंप्लीट टॉपिक करवा के उसको अटैच कर देंगे, और उसके साथ अपना ये अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक खत्म करेंगे। आज की इस क्लास में आपको कोई भी समस्या आई हो कमेंट करें, कोई आपका सुझाव हो उसको जरूर फीडबैक में हमें दें। हम एक स्टडी इन मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें। उसके ऊपर आपको पीडीएफ्स जो मैं बात कर रहा हूँ वो वहां पे डायरेक्टली अपलोड कर दी जाएगी। क्विज हम लोग अपलोड करेंगे, क्वेश्चंस आपको जो टॉपिक में करवा रहा हूँ उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ जो आपको प्रैक्टिस के लिए होंगे वो अपलोड किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स हम आपको अपलोड करेंगे, मॉक टेस्ट भी अपलोड करेंगे। अगला, उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी है एक स्टडी इन मोबाइल हमारा, उस पर जाके ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको, और वहां पे भी आपको कोचिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।